नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जो डीयू का नया सिलेबस है, नया पैटर्न है, उसके हिसाब से मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। डीएससी पेपर 1 अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, इस पे मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर्स पहले भी दे दिया है। और ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी को डिस्कस कर लिया 3 लेक्चर्स में, और हमने यूनिट 1 को भी डिस्कस किया, थ्योराइजिंग पॉलिटिक्स वाले को। हमने मार्क्सिज्म के पहले लेक्चर को डिस्कस कर लिया है, उसको जरूर देख कर आए, तब ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि सोशलिज्म और लिबरलिज्म में क्या फर्क होता है, सोशलिज्म कितने प्रकार के होते हैं। तो आमतौर पर 2 प्रकार के सोशलिज्म होते हैं, और जो रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म है उसी को मार्क्सिज्म कहा जाता है। फिर हमने सोशलिज्म और कम्युनिज्म में अंतर को भी समझने का प्रयास किया था, और कार्ल मार्क्स के ही आइडियोलॉजी को मार्क्सिज्म कहते हैं। तो हमने कार्ल मार्क्स की जीवनी से थोड़ा सा शुरुआत किया था। कार्ल मार्क्स के बुक्स मैंने आपको बताए थे, और कार्ल मार्क्स का बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी जिसे हम लोग डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कहते हैं, द्वंदात्मक भौतिकवाद, और जिस डायलेक्टिकल मेथड को GW हीगल से जो है बोरो किया था कार्ल मार्क्स ने, तो इनके बारे में हमने डिस्कशन की थी। आज हम लोग हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को देखने वाले हैं। अब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के सिद्धांत में कार्ल मार्क्स हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से मानव इतिहास का विकास हुआ है, किस प्रकार से ह्यूमन हिस्ट्री जो है वह इवॉल्व की है, और किस प्रकार से ह्यूमन हिस्ट्री को हम बेहतर बना पाएंगे, हम फ्यूचर को बेहतर बना पाएंगे। और मानव के इतिहास के विकास के संदर्भ में ह्यूमन डेवलपमेंट के हिस्ट्री के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो कार्ल मार्क्स ने बहुत सारे स्टेजेस का वर्णन किया है, बहुत सारे स्टेजेस बताए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ लिख कर बताऊं, तो सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म का फेज आता है। दूसरा जो फेज होता है उसे हम स्लेव सोसाइटी कहते हैं, एज ऑफ स्लेवरी कहते हैं। तीसरा जो फेज आता है उसे हम कहते हैं फ्यूडल सोसाइटी। चौथा जो फेज आता है उसे हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहेंगे। और पांचवा जो फेज आएगा डिक्टेटरशिप ऑफ प्लोरिटेरिएट, वहां एक अब फ्यूचर की बात की जा रही है ना। यहाँ तक हम लोग इतिहास, ये हमारा हिस्ट्री था, ये कार्ल मार्क्स के टाइम में प्रेजेंट सिचुएशन था जो 4th नंबर फेज है। और आगे क्या हो सकता है इसके बारे में कार्ल मार्क्स हमें बताते हैं। तो बोलते हैं कि भाई डिक्टेटरशिप ऑफ प्लोरिटेरिएट आएगा, उसके बाद एक आपका ट्रांजिशनरी पीरियड आएगा, एक संक्रमणीय काल आएगा जो कि समाजवाद का होगा, और लास्ट में साम्यवाद के साथ समाप्त हो जाएगा। तो इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में कार्ल मार्क्स हमें मानव के इतिहास के विकास के बारे में बताते हैं। और कार्ल मार्क्स का मानना यह है कि मानव के इतिहास के विकास का कारण क्या है, तो मैटर विकास का कारण है। जो भौतिकवादी जो वस्तुएं हैं हमारे आसपास, जो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन है, वह अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा महत्व देते थे। तो जो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन और जो मैटर है वह ड्राइविंग फोर्स है। जब मैटर और इकोनॉमिक कंडीशन में बदलाव आता है ना, तो जो समाज है वह एक चरण से दूसरे चरण की ओर प्रोग्रेस करता है। हिस्ट्री इसी तरह से आगे बढ़ती है, मैटर और इकोनॉमिक कंडीशन में बदलाव के कारण। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, यही चीज मैंने आपको लिखा है कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स सोसाइटी इवॉल्व बिकॉज ऑफ चेंज इन मैटर एंड इकोनॉमिक कंडीशन। और ये जो मैटर और इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज होता है, इसे हम लोग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, या हम इसे मोड ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अगर हम कुछ सीमित शब्दों में कहें, तो जो इनका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का सिद्धांत है, ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का, ये जानने की कोशिश करता है, ये इंक्वायर करने की कोशिश करता है कि आपका जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, उसका क्या प्रकृति रहा। मतलब पास्ट में जैसे जैसे इतिहास का विकास हुआ, उस समय एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के साथ कैसे संबंध थे हिस्ट्री में, और साथ ही साथ मनुष्य के जो अब उसकी आसपास की चीजें थी, जो थिंग्स थी, उसके साथ उसका क्या संबंध था जैसे जैसे इतिहास का विकास हो रहा था। तो ये चीज को समझने की कोशिश की गई है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को हम लोग 2 पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हम लोग सबसे पहला हम लोग एक मेथोडोलॉजी के तौर पर देखते हैं, और दूसरा पर्सपेक्टिव के तौर पर देखते हैं। तो 2 नजरिया है देखने का। मेथोडोलॉजी के तौर पर अगर देखें, तो हम लोग सोशल स्ट्रक्चर को एग्जामिन करने का कोशिश करते हैं कि हमारे इतिहास में किस प्रकार से आपका सामाजिक ढांचा रहा, कौन कौन से वर्ग हमारे समाज में थे, क्या आपका फोर्स ऑफ प्रोडक्शन था,
और कैसे जब फोर्स ऑफ प्रोडक्शन में बदलाव आया तो चीजें बदल गईं। और अगर हम पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो विकास हुआ उस विकास का कारण क्या था। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो विकास का कारण क्या था? तो विकास का कारण था चेंज इन मटेरियल कंडीशन और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। जब भी आपका मटेरियल कंडीशन बदला, जब भी भौतिकवादी वस्तुओं में बदलाव हुआ, जब भी आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आर्थिक ढांचे में बदलाव हुआ समाज का, तो डेवलपमेंट आगे आपका चलता है। तो हम लोग हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को कुल मिलाकर एक मेथोडोलॉजी के तौर पर अभी पढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या सोशल स्ट्रक्चर्स थे, और हम उसको देखेंगे आगे। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। मैंने आपको डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म वाले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले एक थेसिस होता है, एक मैटर आएगा, थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। आप उस लेक्चर को जरूर देखें, बहुत बेहतर तरीके से मार्क्सिज्म को समझ पाएंगे आप। तो इसी चीज को देखते हुए सबसे पहले थेसिस कौन सा था आपका? प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर स्लेव सोसाइटी आया, एंटीथेसिस, फिर सिंथेसिस आया, फिर थेसिस, एंटीथेसिस। इस प्रकार से चीजें चलती हैं। तो हम लोग अगर देखें तो समाज को हम लोग बेस और सुपर स्ट्रक्चर में बांट सकते हैं। बेस को सब स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। और बेस में मेनली क्या चीज आता है? बेस में मेनली आता है इकोनॉमिक्स। बेस में अर्थव्यवस्था आता है। और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या आता है? मोड ऑफ प्रोडक्शन आता है ना। और मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत अगर आप देखिएगा, उत्पादन के साधन के अंतर्गत अगर आप देखिएगा, तो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन आएगा और रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन। तो उत्पादन के साधन के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। अर्थात एक व्यक्ति कितना कैपेबल है प्रोड्यूस करने के लिए, कितना ज्यादा वह प्रोडक्शन कर सकता है, ये चीज फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फोर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है दो चीजों पर डिपेंड करेगा। एक व्यक्ति कितना प्रोडक्शन कर पाएगा, कितना उत्पादन कर पाएगा, ये तो वही तय करेगा कि उसके पास मींस ऑफ प्रोडक्शन क्या है। अर्थात उसके पास क्या क्या टूल्स है, क्या क्या इक्विपमेंट्स है जिससे वह प्रोडक्शन करेगा। और साथ ही साथ उसके पास लेबर पावर कितना है। ये दो चीजों पर ये तय होगा कि फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एक व्यक्ति का कितना होगा, एक इंडिविजुअल में कितनी क्षमता है प्रोडक्शन करने की। साथ ही साथ दूसरा जो मोड ऑफ प्रोडक्शन में फैक्टर आता है, उसे हम कहते हैं रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन। अर्थात अगर एक व्यक्ति उत्पादन कर रहा है तो उस उत्पादन के प्रक्रिया में, उस उत्पादन के प्रोसेस में उसका क्या स्थान है? वह ओनर है या फिर वह स्लेव है? मतलब वह लेबर है या फिर ओनर है? तो ये आपका रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन होता है। रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन में अगर आप देखिएगा तो आपको अलग अलग सोशल फॉर्मेशन में, मतलब अलग अलग आपके टाइम पीरियड में अलग अलग आपके रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन थे। स्लेव सोसाइटी में दो वर्ग हुआ करते थे, मास्टर और स्लेव। मास्टर ऐसे लोग हुआ करते थे जो कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते थे, जिनके पास मोड ऑफ प्रोडक्शन का ओनरशिप था। इस चीज को समझिए, है ना। तो जो मोड ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा वह कौन होंगे? वह ओनर होंगे, वह मालिक होंगे। और जो मोड ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं कर रहा, अच्छा, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है ना, उसको कार्ल मार्क्स हैप्स भी कहते हैं। और जो मोड ऑफ प्रोडक्शन में बस एक लेबर के माफिक काम कर रहा है, जो सिर्फ लेबर है, उसको कार्ल मार्क्स कहते हैं हैव नॉट्स। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है ना, यही बेस है, यही सब स्ट्रक्चर है। ये जो इकोनॉमिक्स है ना, कि कैसे उत्पादन हो रहा है, यही सबसे डिटरमाइनिंग फैक्टर है। अगर बेस में कोई बदलाव आएगा, अगर मोड ऑफ प्रोडक्शन में कोई बदलाव आएगा ना, तो उस मोड ऑफ प्रोडक्शन में बदलाव के कारण आपका सुपर स्ट्रक्चर चेंज कर जाएगा। मतलब अगर इकोनॉमिक्स में कोई बदलाव आता है, अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव आती है, तो अर्थव्यवस्था के साथ साथ वहां जो लीगल सिस्टम है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वहां का रिलीजन है, मॉरल है, नॉर्म्स है, वैल्यूज है, आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, सब चीजें समाज की बदल जाएंगी। ये कार्ल मार्क्स का मानना है। मतलब इकोनॉमिक्स डिटरमाइन एवरीथिंग। इकोनॉमिक्स जो है, जो अर्थव्यवस्था है, वह सभी चीजों को जो है डिटरमाइन करता है। और इसीलिए कभी कभी हम लोग कार्ल मार्क्स को बोलते हैं कि यह इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट थे। मतलब इकोनॉमिक्स को ही सबसे ज्यादा महत्व देते थे। बल्कि ऐसा नहीं है,
बल्कि राजनीतिक ढांचा है वो भी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। बाद में हम देखेंगे ग्रामसी जो नियो मार्क्सिस्ट हैं, ग्रामसी को जब हम लोग पढ़ेंगे एंटीनियो ग्रामसी को, तो एंटीनियो ग्रामसी कहते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर का भी काफी अहम भूमिका है, लेकिन अभी कंफ्यूज मत होइए, सबसे ज्यादा महत्व अभी कार्ल मार्क्स बेस को ही दे रहे हैं। तो बेस समझ में आ गया। बेस के अंतर्गत मोड ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन को जो कंट्रोल करेगा वह ओनर है, उसको हैप्स कहा जाता है। और अलग अलग जो हिस्ट्री का चरण रहा है, इतिहास का चरण रहा है, उसमें हैप्स अलग अलग लोग रहे हैं, अलग अलग नामों से उनको जाना जाता है। मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत फोर्स ऑफ प्रोडक्शन आएगा। फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक मनुष्य में कितना क्षमता है प्रोडक्शन करने का, उत्पादन करने का। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर, कि उसके पास क्या संसाधन है उत्पादन के। तो जो संसाधन है उत्पादन के, क्या टूल्स है, इक्विपमेंट है, उस पे डिपेंड करेगा। लेबर पावर पे डिपेंड करेगा। रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन में मनुष्य की क्या स्थिति है, एक व्यक्ति की क्या स्थिति है, वह लेबर है या फिर वह ओनर है ना, वह हैप्स है या हैव नॉट्स है, इस चीज को आपको देखना है। तो अलग अलग इतिहास के चरण में, जैसे स्लेव सोसाइटी में अगर आप देखिएगा, तो जो मास्टर्स थे, अरे भाई मैंने मैटर लिख दिया है, ओके, ये मास्टर्स होगा है ना, जो मास्टर्स थे ये आपके हैप्स थे। यही मोड ऑफ प्रोडक्शन को जो है ना ये कंट्रोल करते थे। और जो स्लेव थे ना, ये आपके हैव नॉट्स थे, हैव नॉट्स थे। उसी प्रकार से फ्यूडल सोसाइटी में आप देखिएगा, तो जो लॉर्ड्स थे, जो जमींदार वर्ग थे, वह हैप्स थे। यही मोड ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो कर रहे थे कंट्रोल। और जो सर्व्स थे, एक तरह से जो मजदूर जो काम करता है खेतों पर, उसको सर्व्स बोला जाता है, ये थे हैव नॉट्स। अलग अलग इतिहास के चरण में ये कैसे डेवलप हुआ मैं आपको बताऊंगा अभी। फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो कैपिटलिस्ट थे, जिसको बुर्जुआज भी बोलते हैं कार्ल मार्क्स, है ना, पूंजीपति वर्ग, ये यहाँ हैप्स थे। इन्हीं के पास मोड ऑफ प्रोडक्शन था, इंडस्ट्री, ये सब सब जो था यही कंट्रोल करते थे। और वर्कर्स जो थे वह थे हैव नॉट्स। ओके, अब इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिए कि जो हैव्स होता है ना, वही राजनीति को भी कंट्रोल करता है। पॉलिटिक्स कौन कंट्रोल करता है? हैव्स कंट्रोल करता है, जिसके पास मोड ऑफ प्रोडक्शन है। साथ ही साथ स्टेट का निर्माण कौन करता है, राज्य की स्थापना कौन करता है? राज्य की स्थापना भी ये हैव्स ही करेंगे, जिनके पास मोड ऑफ प्रोडक्शन है। राज्य की स्थापना ये दो कारणों से करते हैं, ताकि ये हैव नॉट्स का एक्सप्लॉयटेशन कर सकें, शोषण कर सकें और उनसे और ज्यादा काम करवा सकें। और साथ ही साथ जो इनका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो इनका अपना संपत्ति है, निजी संपत्ति, उसकी रक्षा कर सकें। और इसीलिए इन्होंने इतना सारा जंजाल बना के रखा है, जैसे पुलिस हो गया, जैसे और भी बहुत सारी चीजें जो स्टेट का मैकेनिज्म होता है, वो सब बना के रखा है। इसके बारे में और आगे भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो हम लोग अगर देखते हैं, बस वही सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब देखिए, प्रिमिटिव कम्युनिज्म सबसे पहला स्टेज होता है, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था। देखिए, कार्ल मार्क्स का एक बुक है जिसका नाम है कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। यहाँ ये कहते हैं कि आप इस चीज को समझिए कि आपका जो कॉन्शियसनेस है ना, जो आपकी चेतना है ना, वो आपके एग्जिस्टेंस को डिटरमाइन नहीं करता। मतलब आपका क्या विचार है, आपकी क्या चेतना है, वो तय नहीं करेगा कि आप कैसे रहेंगे, बल्कि आपका जो सोशल एग्जिस्टेंस है, आप कैसे रह रहे हैं, आपकी स्थिति क्या है, उसके हिसाब से आपकी चेतना डेवलप होगी, आपका कॉन्शियसनेस डेवलप होगा। इस चीज को आप समझिए। अब आप ये बताइए, एक बेचारा रिक्शा वाला जो है, वह गरीबी स्थिति में रह रहा है, उसकी स्थिति खराब है, तो उसकी चेतना कैसी होगी? तो जैसी उसके आसपास की भौतिकवादी वस्तुओं की स्थिति होगी, उसी हिसाब से उसकी चेतना होगी। तो चेतना जो है ना, जो कॉन्शियसनेस है ना, ये डिटरमाइन नहीं करेगा कि आपकी स्थिति कैसी होगी समाज में, बल्कि आपकी स्थिति डिटरमाइन करेगा कि आपकी चेतना कैसी होगी। आप बस दो रोटी के लिए संघर्ष करेंगे कि आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री या डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहेंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म वाले में भी इस चीज को आपको समझाया है। जैसे हीगल इसका उल्टा विश्वास करते थे। हीगल कहते थे कि जो हमारी चेतना है वही हमारी स्थिति को तय करती है, क्योंकि वह आइडिया पर ज्यादा बल देते थे। पहले लेक्चर को देखिए, सब चीजें मैंने वहां पे आपको समझाया है। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है, वह आपका ह्यूमन हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन है। ये इसका मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है
वह प्रोडक्ट है क्लास स्ट्रगल का। वर्ग संघर्ष की ही कहानी है पूरी की पूरी मानव की इतिहास। अगर वर्ग संघर्ष खत्म हो जाएगा ना तो इतिहास उसी समय समाप्त हो जाएगा। वर्ग संघर्ष खत्म हो जाएगा ना तो राजनीति उसी समय समाप्त हो जाएगी। अब इस वर्ग संघर्ष का जो है शुरुआत कब होता है इस चीज को समझिए। तो सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म रहता है, ये आदिम जमाने का बात करते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं ये आदि मानव लोग का जमाना है, ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, यहाँ पर लाइफ बहुत सिंपल था, मोड ऑफ प्रोडक्शन बहुत सिंपल था, यहाँ किसी के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, सब कुछ सबको बिलोंग करता था। यहाँ थाइन माइन नहीं था कि ये तेरा ये मेरा, ये चीजें नहीं थी, दो तेरा दो मेरा, ये वाला बात वहां पे नहीं था। थाइन और माइन वहां पे प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए कोई क्लास प्रेजेंट नहीं था, कोई वर्ग प्रेजेंट नहीं था। क्योंकि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कोई हक जताएगा ना तो जिसके पास ज्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगी वह अमीर हो जाएगा, और जिसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंट्रोल नहीं होगा वह गरीब हो जाएगा। तो वर्ग का वहां पे एक तरह से विकास होगा। तो यहाँ तो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ही नहीं है तो वर्ग कहाँ से आएगा। तो जब कोई वर्ग ही नहीं है तो वर्ग संघर्ष की भी बात नहीं होगी। अब वर्ग संघर्ष क्या है इसको समझिए। मान लीजिए एक वर्ग है ए, ये अमीर है, और एक वर्ग है बी, ये बेचारा पुअर है। तो ये दोनों में जो है ना, ये इनहेरेंट आपका संघर्ष देखने को मिलेगा, इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। जो रिच है ना ये अपने पोजीशन को बरकरार रखना चाहेंगे कि भाई आज हम अमीर हैं, हम भविष्य में अमीर ही रहें, ये ऐसा सोचेंगे। और प्लस में ये जो पुअर लोग हैं ना, ये पुअर लोग चाहेंगे कि हम अपने यथास्थिति को बदल दें, हम अपने स्टेटस को बदल दें, हम इन अमीरों को हटा दें और हम अमीर बन जाएं। तो ये होता है आपका वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल। ठीक है, लेकिन जब क्लास ही नहीं होगा तो काहे का स्ट्रगल। तो यहाँ तो कोई क्लास ही नहीं है क्योंकि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए ऐसे समझिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी क्लास को जन्म देता है, क्लास क्लास स्ट्रगल को जन्म देता है, क्लास स्ट्रगल से राजनीति का जन्म होता है, और साथ ही साथ इतिहास का भी जन्म होता है। अगर ये क्लास स्ट्रगल खत्म हो गया तो क्लास स्ट्रगल खत्म होने से राजनीति खत्म हो जाएगी, इतिहास का अंत उसी दिन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। क्लास स्ट्रगल खत्म करने के लिए क्लास को खत्म करना पड़ेगा, और क्लास को खत्म करने के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करना पड़ेगा। इसीलिए मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म का सबसे जो आपका अंतिम लक्ष्य होता है वह है अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, अबोलिशन ऑफ कैपिटलिज्म, क्योंकि कैपिटलिज्म ही वह इकोनॉमी है जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। इस चीज को आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म में सब चीजें सबको बिलोंग करती थी, किसी को कोई टेंशन नहीं था, एवरीवन वाज चिल, ओके। अब अगला आपका सिचुएशन आता है स्लेव सोसाइटी की। अब कुछ जो बाहुबली टाइप लोग थे ना, उन्होंने कुछ कुछ चीजों को जो है कंट्रोल करना शुरू कर दिया अपने बाहुबल से, कि आज से ये जमीन मेरी, आज से ये आम का पेड़ मेरा, है ना। तो उस समय से वो मास्टर बन गए, जिन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया मोड ऑफ प्रोडक्शन को, रिसोर्सेस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, वह बन गए मास्टर्स। और जो बेचारे उनके लिए काम करने लगे उनके बाहुबल से, उनका जो है एक तरह से आ, उनके दास बन गए, है ना। तो स्वामी और दास का रिलेशन है, मास्टर को स्वामी बोलते हैं हिंदी में और स्लेव को दास कहते हैं हिंदी में। तो ये आपका स्लेव सोसाइटी कब आया, तो जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का जन्म हुआ। तो जैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ग्रेजुअली इमर्ज करता है, उसी समय आपका समाज दो कंटेंडिंग क्लासेस में बंट जाता है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। हैव्स कौन है भैया, ये मास्टर्स। हैव नॉट्स कौन, तो ये स्लेव। मोड ऑफ प्रोडक्शन किसके पास, कौन कंट्रोल कर रहा है उत्पादन के संसाधन, तो ये हैप्स कंट्रोल कर रहे हैं, ये मास्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। और स्टेट को और राजनीति को भी कौन कंट्रोल करेगा, ये मास्टर्स ही कंट्रोल करेंगे। यही मास्टर्स जो है ना, यही आपका स्टेट का निर्माण करेंगे। स्टेट का निर्माण दो कारणों से करेंगे, जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया। सबसे पहला कारण कि इन स्लेव्स का और बढ़िया से शोषण कर सकें, और दूसरा कारण कि अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसको हमने अभी हासिल किया है, उस प्राइवेट प्रॉपर्टी की रक्षा कर सकें, पुलिस उलिस गार्ड वार्ड बना के, है ना। चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यहीं से आपका क्लास स्ट्रगल जो है शुरू होता है, और यहीं से इतिहास शुरू हो जाता है। मैंने अभी ही आपको बताया, क्लास स्ट्रगल शुरू तो राजनीति और इतिहास दोनों की शुरुआत हो गई, ओके।
अब ये सिचुएशन चलते रहता है, चलते रहता है, ये एक तरह से थेसिस है ना। इसके बदले आपका एक एंटी थेसिस आता है, डायलेक्टिकल वाला देख के आएगा तब समझ में आएगा, वरना आप बोलेंगे कि क्या टीचर बोल रहे हैं भाई, थेसिस एंटी थेसिस। अब फ्यूडल सोसाइटी, अब मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाता है। अब पहले लेबर, श्रम से मामला चलता था, पर अब जो है मेन मोड ऑफ प्रोडक्शन लैंड हो गया, खेती, एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। और जो लैंड को ओन करता है ना, अब वो हो गया आपका हैप्स। और लैंड को कौन ओन ओन करता था? फ्यूडल लॉर्ड्स, जो जमींदार, लॉर्ड्स को आप जमींदार कह सकते हैं। और सर्व्स कौन हो गए? तो सर्व्स बेचारे वो मजदूर हो गए जो कि एग्रीकल्चरल लैंड में काम किया करते थे। लेकिन स्लेव सोसाइटी से कुछ बेहतर स्थिति थी सर्व्स की। बेहतर किस दृष्टिकोण से? तो स्लेव सोसाइटी में ये दास थे, और दास को बेड़ियों से जकड़ के रखा जाता था कई समाजों में। उनको शादी विवाह करने का कोई अनुमति नहीं मिलता था, वो प्रॉपर्टी थे, उनको खरीदा बेचा जाता था, ये स्थिति थी। आप ग्रीस का आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री जानते होंगे, प्लेटो एरिस्टोटल के टाइम में, तो दासों की ये स्थिति थी। ये जब बेचारे सर्व्स आए, ये जो आपके मजदूर आए जो खेतों में काम करने लगे, तो कम से कम इनकी स्थिति बेहतर हुई। कम से कम ये दास वाला प्रथा से छूट गए। इनको बोला गया चलो आके खेत में काम करो, अपने लिए थोड़ा बहुत क्रॉप ले जाना जीने खाने के लिए, जाओ शादी विवाह करो, अपना घर बसाओ। तो ये तो एंटीथेसिस है ना। इससे बेहतर इनके लिए क्या होता उस समय? बहुत खुश कि यार अब तो हम शादी कर सकते हैं, अरे हम तो अब अपना परिवार बना सकते हैं, अब हम स्वतंत्र हो गए हैं। लेकिन अभी भी काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन था, आप समझ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये थेसिस, ये एंटी थेसिस, पर इसमें भी कुछ दिन बाद कमियां देखने को मिलने लगी। और यहाँ पे फिर से वही चीजें रिपीट करूंगा, राजनीति कौन कंट्रोल करता था? फ्यूडल लॉर्ड्स, है ना। क्लास स्ट्रगल, ये सब सेम चीजें फिर से यहाँ पे रिपीट होंगी। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ भी है वो चीज। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद एक बड़ा ही आपका इंपॉर्टेंट फेज आता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ना, ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव। अब रेवोल्यूशन का मतलब क्रांति, और क्रांति का मतलब ये नहीं किसी का सर मार के फोड़ दिया, किसी को फाड़ दिया। क्रांति का मतलब होता है अचानक से कोई समाज में बदलाव आता है ना, उसको क्रांति कहा जाता है। अब जैसे हमारे यहाँ हरित क्रांति हुई, तो हरित क्रांति हुई तो पहले हमारे यहाँ ज्यादा फसल नहीं होते थे, अब बहुत ज्यादा फसल होने लगे थे अचानक से, इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। अब रेवोल्यूशन में कोई लड़ाई थोड़ी कर रहा था, तो रेवोल्यूशन का मतलब हम लोग आमतौर पे समझ लेते हैं कि रेवोल्यूशन का मतलब फाइटिंग से है। बट रेवोल्यूशन का मतलब है द सडन चेंज इन द सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, द रेडिकल चेंज इन सोसाइटी। अब रेवोल्यूशन में हिंसा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब हरित क्रांति में कोई हिंसा नहीं हुई थी। व्हाइट रेवोल्यूशन जो हमारे यहाँ दूध से रिलेटेड क्रांति हुई थी, वहां जो आनंद में खोला गया था आपका अमूल, तो उसमें कहाँ कोई हिंसा हुआ था, है ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कौन सा हिंसा हुआ, राइट। वहीं दूसरी तरफ फ्रेंच रेवोल्यूशन में हिंसा हुआ था। ओके, फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857 में हुआ था हिंसा, तो इस चीज को आप समझिएगा। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ना, एक बहुत बड़ा आपका एक वाटरशेड मूवमेंट होता है। मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी घटना होती है। ये क्या करता है? ये मोड ऑफ प्रोडक्शन को बदल देता है। पहले उत्पादन हाथों से हुआ करता था, लेकिन ये जो आपका हैंड बेस्ड प्रोडक्शन था, इसको इसने मशीन बेस्ड प्रोडक्शन में शिफ्ट कर दिया। और आपका जो मशीन है वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब जिसके पास इंडस्ट्रीज होगा, जिसके पास मशीन का आधिपत्य होगा, जो मशीन को ओन करेगा, वह कौन बन जाएगा? हैप्स बन जाएगा। और जो उसमें काम करेंगे, वर्कर्स काम करेंगे, वह कौन होंगे? हैव नॉट्स हो जाएंगे। तो इस फेज में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि क्लास स्ट्रगल जो है कंटिन्यू रहा, क्योंकि हैव और हैव नॉट्स दो वर्ग यहाँ पे देखने को मिला ही, हैव नॉट्स कहते हैं, ठीक है भाई। और जो हैव्स थे वह थे कैपिटलिस्ट क्लास, जिसको आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी कह सकते हैं, पूंजीपति, या जिसको हम लोग जो है बुर्जुआस के नाम से भी जानते हैं। और हैव नॉट्स कौन थे? हैव नॉट्स जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, जिसको हम लोग प्लोरिटेरिएट के नाम से भी जानते हैं। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं ना कि ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ना, ये अपने आप को खुद डिस्ट्रॉय कर देगा। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में अपने पतन का कीड़ा स्वयं है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी अपने आप का अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर है। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो है ना, एक्सट्रीम कंपटीशन आ जाएगा। इतना ज्यादा कंपटीशन आ जाएगा, इतना ज्यादा कंपटीशन आ जाएगा कि छोटे मोटे व्यापारी तो एकदम उनका सुपड़ा साफ खत्म एकदम हो जाएंगे, है ना।
और इसके कारण जो है ना डिससेटिस्फैक्शन आ जाएगा समाज में, और रिसोर्सेस तो कम ही है, और रिसोर्सेस जो है कुछ ही हाथों में सीमित हो जाएंगी, और लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ये बेचारा गरीब हो जाएगा, ये बेचारा जो है अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, बेरोजगार बन जाएगा, रिच और रिच होते जाएंगे, पुअर और पुअर होते जाएंगे, इस तरह की स्थिति हो जाएगी। और जब इस तरह की स्थिति हो जाएगी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, तो उसके बाद क्या होगा, एक क्रांति होगी। और ये जो कार्ल मार्क्स वाला क्रांति है ना, ये वायलेंट वाला क्रांति है, ये हिंसा वाला क्रांति है। वो हिंसा को एकदम सपोर्ट करते थे, है ना। वो एक उनका कुछ कोटेशन है, मुझको याद नहीं आ रहा है कैसे, तो बोलते हैं कि मिड वाइफ ऑफ चेंज ऐसे करके कुछ बोलते हैं, मुझे वो कोटेशन अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के कहते हैं, देखिए, कहते हैं कि वायलेंस इज द मिड वाइफ ऑफ चेंज। अगर आपको चेंज करना है ना, कोई बदलाव लाना है समाज में, तो आपको हिंसा तो करना ही पड़ेगा। ये भी कहते हैं कि देयर हैज बीन नो बर्थ विदाउट ब्लड। कोई भी अगर माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, तो वो उसका ब्लड आता है कहीं ना कहीं, है ना, ये चीज कार्ल मार्क्स यहाँ पे कह रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने ब्लडी रेवोल्यूशन को प्रपोज किया। उनका वाला जो क्रांति है ना, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन वाला क्रांति नहीं है। इनका बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, वायलेंस इज द मिडवाइफ ऑफ चेंज एंड देयर इज नो बर्थ। मतलब कोई एक नया युग का प्रारंभ नहीं होगा, कोई जन्म नहीं हो सकता किसी नए चीज की, जब तक ब्लड ना आए, राइट। किसी बच्चे का जन्म नहीं होता बिन ब्लड का। तो ये कहते हैं, ओके। अब क्या होगा, जब इतना ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन लोगों में आ जाएगा ना, तो लोग कर देंगे क्रांति। और क्रांति कैसा वाला, ब्लडी रेवोल्यूशन, ओके, बिकॉज वायलेंस इज द मिडवाइफ ऑफ चेंज, ओके। अब यहाँ पे विक्ट्री किसका होगा, जब क्रांति होगा तो विक्ट्री किसका होगा भैया, विक्ट्री होगा प्लोरिटेरिएट का, माने वर्कर क्लास का। अब इसको समझते हैं, इसका विक्ट्री कैसे हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस वुलिस तो सब है कैपिटलिस्ट के साथ, मार के पैर हाथ तोड़ देगा क्रांति करने पे, है ना, उस समय स्टेट तो रहा होगा ना। अब इसका दो कारण है। देखिए, जो आपका उत्पादन के संसाधन है, उसमें चार चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले लैंड होता है, फिर लेबर होता है, फिर कैपिटल होता है, और आंतरप्रेन्योर होता है, या ऑर्गेनाइजेशन आंतरप्रेन्योर, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा रहता है। ये चार चीजें होती हैं। अब आप देखिएगा ना कि अगर लेबर को हम हटा दें, तो बाकी चीजें अपने आप में डेड हैं, बाकी चीजें अपने आप में कुछ नहीं कर सकती। मैं आगे वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा, सरप्लस वैल्यू वाले में बहुत अच्छे से कार्ल मार्क्स ने इसको समझाया है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन में आप देखिएगा तो एक्टिव जो आपका जो है ना, वो लेबर है। अगर लेबर हटा दें तो लैंड, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, अगर बुर्जुआ अगर रखेगा भी कैपिटलिस्ट लोग, तो उसका क्या कर पाएगा, जब लेबर ही नहीं काम करेगा। तो इसीलिए जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है ना, अगर लेबर चाहे तो वो ठप हो जाएगा, पहला कारण। और इसीलिए कैपिटलिस्ट को हार मानना पड़ेगा। और दूसरा कारण ये बताते हैं, बाप रे बहुत बोलना पड़ता है यार। दूसरा कारण ये बताते हैं कि भाई जनसंख्या जो है ना, प्लोरिटेरिएट की ज्यादा है, वर्किंग क्लास की ज्यादा है, 90%। 90% कम बोल रहे हैं, 95-95% होगा। और ये लोग का जनसंख्या कम है, तो इसीलिए जीत किसकी एकदम निश्चित है। तो जो प्लोरिटेरिएट है, जो वर्कर क्लास है, उसका जीत एकदम निश्चित है। और जब जीत जाएगा, जब विक्ट्री हो जाएगी प्लोरिटेरिएट क्लास की, तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्लोरिटेरिएट स्थापित हो जाएगा, है ना। अब डिक्टेटरशिप ऑफ प्लोरिटेरिएट एक ऐसा स्टेज है जिसको कार्ल मार्क्स जो है स्पेक्यूलेट करते हैं, इसके बारे में विचार करते हैं। कहते हैं कि यहाँ जो हैव नॉट्स है ना, वो कंट्रोल करेंगे मोड ऑफ प्रोडक्शन को, और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है वो वही तय करेंगे। अब इकोनॉमी से ऐसा नहीं है कि कैपिटलिस्ट क्लास को हटा दिया जाएगा, लेकिन ग्रेजुअली कैपिटलिस्ट क्लास जो है वह इकोनॉमी से, अर्थव्यवस्था से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि कैपिटलिस्ट क्लास को सबका हत्या कर दिया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। कैपिटलिस्ट क्लास को ये जो आपका नियम रहेगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन का और प्रोडक्शन का, जो कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्लोरिटेरिएट में आएगा, ये अच्छा लगने लगेगा। और कैपिटलिस्ट क्लास जो है ना, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब कैसे अच्छा लगने लगेगा, तो देखिए, मार्क्सिज्म कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, नॉट अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी बट अकॉर्डिंग टू नीड। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। इस एक लाइन से पूरा मार्क्सिज्म को समराइज किया जा सकता है।
द डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी नॉट अकॉर्डिंग टू एबिलिटी बट अकॉर्डिंग टू नीड। आप अगर किसी को कोई भी संसाधन दो तो उसके एबिलिटी के हिसाब से मत दो, उसके जरूरत के हिसाब से दो। अगर एक बेचारा रिक्शा वाला है, मान लो उसको कोई बीमारी बीमारी पकड़ लिया उसके परिवार को, अगर उसको 1 लाख का जरूरत है तो इसको अभी 1 लाख दे दो, कोई टेंशन का बात नहीं है ना। लेकिन अगर कोई एक आईएएस ऑफिसर है, इसका खर्चा अगर 10 ही हजार में चल जाएगा तो इसको 10 ही हजार दो। मतलब जिसका जितना जरूरत है उतना ही उसको देना है, उसके नीड के हिसाब से, उसके क्षमता के हिसाब से नहीं कि वो क्या कर रहा है। और मेरे ख्याल से यही सबसे अच्छा, ये तो यहाँ लिखा हुआ था ना मेरे भाई। अच्छा, मैं मेन बात पढ़ता नहीं ना क्या लिखा हूँ, इसीलिए मैं बस समझाने पर ध्यान देता हूँ। ओके, कोई बात नहीं। तो ये सबसे बड़ा आपका डिमेरिट मेरे हिसाब से। अगर एक डॉक्टर को पता चल जाए या किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि हम कितना भी मेहनत कर ले हमको उतना ही सरकार देने वाला है, या फिर कुछ लोग हमें उतना ही पैसे देंगे या उतना ही रिसोर्सेस देंगे जितना मेरा जरूरत है, तो क्यों मेहनत करेगा। उसको पता है कि मेहनत ना भी करें तो भी हमको उतना ही मिलेगा, मेहनत करेंगे तो उतना ही मिलेगा। तो इससे जो क्षमता है ना, जो इफिशियंसी है सोसाइटी की, वह खत्म हो जाएगी। और इसीलिए मार्क्सिज्म शायद चल नहीं पाया, इसीलिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा था रशिया में, कहीं ना कहीं ये रीजन था। बट ये प्योर फॉर्म का मार्क्सिज्म आज तक कहीं लागू नहीं हुआ है। सोवियत रशिया में भी जो लेनिन ने लागू किया, इसका डिस्टॉर्टेड वर्जन ही था। चाइना में डिस्टॉर्टेड वर्जन ही चल रहा है। ये हम लोग प्योर मार्क्सिज्म पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा अकॉर्डिंग टू नीड, तो कैपिटलिस्ट को ये व्यवस्था अच्छा लगने लगेगा, जो पूंजीपति लोग हैं उनको, और धीरे धीरे वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और इससे क्या होगा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी समाप्त हो जाएगा और वहां इक्वालिटी हो जाएगा, डिक्टेटरशिप ऑफ प्लोरिटेरिएट में। और इक्वालिटी आ गया ना, तो ये जो आपका फेज है ये सोशलिज्म का फेज है कुछ समय के लिए। और अंतिम में आपका कौन सा फेज आ जाएगा, कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म में क्या होगा, स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी। तो मार्क्स आर्ग्यू करते हैं कि वहां कोई क्लास नहीं होगा ग्रेजुअली, और जो डिक्टेटरशिप जो है वो प्लोरिटेरिएट अपने हाथ में रखे थे, शासन कर रहे थे, वह धीरे धीरे डिक्टेटरशिप को भी छोड़ देंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी समाप्त हो जाएगा तो क्लास नहीं रहेगा, और क्लास नहीं रहेगा तो क्लास स्ट्रगल समाप्त हो जाएगा, और धीरे धीरे ये लोग डिक्टेटरशिप ऑफ प्लोरिटेरिएट छोड़ देंगे तो स्टेटलेस सोसाइटी भी हो जाएगा। फिर क्या होगा, कॉमन ओनरशिप ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन। जो आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसका कॉमन ओनरशिप होगा। और जब कोई क्लास नहीं रहेगा, कोई स्टेट नहीं रहेगा, तो कोई पॉलिटिक्स नहीं होगा। नो क्लास नो स्टेट, क्योंकि क्लास ही तो स्टेट को जन्म देता है, और स्टेट ही नहीं है तो काहे का राजनीति, है ना। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये जो कम्युनिज्म है ना, दैट वुड बी द हेवन ऑन द अर्थ एंड इट वुड बी द अल्टीमेट एम। ये अल्टीमेट एम होना चाहिए, स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी, इसको स्वर्ग बताते हैं धरती पर। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि कम्युनिज्म जो है एक तरह से एक चरण है आपका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का, अंतिम चरण, अंतिम लक्ष्य कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म के चरण को स्थापित करना है, स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी। अब आप चाइना में क्रांति देख लीजिए या रशिया में, तो चाइना में या रशिया में क्रांति देखिएगा तो दोनों जगह डिक्टेटरशिप ऑफ प्लोरिटेरिएट, सो कॉल्ड डिक्टेटरशिप ऑफ प्लोरिटेरिएट तो आया, लेकिन कभी ये डिक्टेटरशिप ऑफ प्लोरिटेरिएट समाप्त ही नहीं हुआ। उन्होंने कभी डिक्टेटरशिप को गिव अप ही नहीं किया, कभी भी कम्युनिज्म का फेज नहीं आ पाया। ये रशिया में भी नहीं हो पाया और चाइना में भी नहीं हो पाया, और भी बहुत सारे कम्युनिस्ट कंट्री थे आपके कोल्ड वॉर के टाइम में, कहीं भी ये फेज आपका स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी वाला नहीं आ पाया है, और आएगा भी नहीं। काफी ज्यादा आइडियलिस्टिक देखने को लगता है। इसी प्रकार का विचार हमारा जो है संत रविदास जो है ये भी देते हैं, जिनको हम लोग बेगमपुरा कहते हैं, बेगमपुरा का या प्रेम नगर का उनका एक ख्वाब रहता है। प्रेम नगर का ख्वाब इनफैक्ट ये भी देखते हैं संत कबीर। तो ये इनफैक्ट कार्ल मार्क्स से पहले ये लोग ऐसा सोच रहे थे। तो भाई हमारे यहाँ भी चिंतन काफी ज्यादा स्ट्रांग रही है, पॉलिटिकल थॉट। अब क्रिटिसिज्म जो है रॉब जो जो आपका 1 मिनट पानी पी लेते हैं। जो रोबर्टसन है और मैक्स वेबर के बारे में आपको पढ़ना है सेमेस्टर 3 में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। 1 सेकेंड बस। तो जो रॉबर्टसन कहते हैं कि ये जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है ना,
हिस्ट्री में फैक्ट होता है, हिस्ट्री में डेट होता है, अदर ऑब्जेक्टिव मेथड होता है। कहते हैं कि कार्ल मार्क्स वाला जो थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, ये तो एक स्टोरी टेलिंग के जैसा है। इसमें फैक्ट कहाँ है, इसमें डेट्स कहाँ है। अब कार्ल मार्क्स को एक और बात पे क्रिटिसाइज करते हैं मैक्स वेबर, कहते हैं कि भाई आप बस दो ही क्लास की बात कर रहे हो, क्लास स्ट्रगल में हैव एंड हैव नॉट्स, एक गरीब वर्ग एक बहुत अमीर। अब भाई मिडिल क्लास को छोड़ दिए क्या? मिडिल क्लास भी तो हुआ करता था इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। और ये सबसे बड़ा पागलपन है, सबसे बड़ा लैक्यूना है ये थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में, है ना। और कार्ल मार्क्स ने ओवर इम्फोसाइज किया कॉन्फ्लिक्ट पर, जो आपका संघर्ष होता था दो क्लासेस के बीच में। और इन्होंने ये छोड़ ही दिया कि सोशल ऑर्डर वाला जो एस्पेक्ट था, मतलब एक तरह से सोशल ऑर्डर भी तो कायम था, ये जो व्यवस्था बनी थी, जो ढांचा बना था। ये आर्ग्यूमेंट को मैं थोड़ा ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा, है ना, बट ये भी आप लिख सकते हैं क्रिटिसिज्म में। बट ये जो आपका जो रोबर्टसन वाला है और मैक्स वेबर वाला, ये आप क्रिटिसिज्म में लिख सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो बोलना पड़ेगा जी कि सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, डीओ वाले प्लीज कर दीजिए। आप लोगों ही के बीच का मैं बंदा हूँ। ओके, सो हैव अ नाइस डे। सीयूईटी पीजी की क्लासेस जो है शुरू की है। अगर कोई सेमेस्टर 5 में भैया बंधु हैं, एडमिशन ले सकते हैं। आप लोग भी सेमेस्टर 5 में जाएंगे तो जेएनयू का सपना, या मेरा खुद जेएनयू में नहीं हुआ था 2 नंबर से, वो अलग बात है। चलिए, तो सीयूईटी पीजी के क्लासेस जो है हमने लॉन्च किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।